हेलो दोस्तों। संपूर्ण मध्य प्रदेश की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम अलग अलग पठारों का अध्ययन करेंगे, जिनमें मध्य भारत का पठार जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.7% है, और बुंदेलखंड का पठार 7.7%। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार 10.36%। आगे बात करें तो मालवा का पठार है, मालवा का पठार 28%, रीवा पन्ना का पठार 10.36% है, और नर्मदा घाटी ये है कुल मध्य प्रदेश का 26%। उसके बाद बात करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये 11%। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सिर्फ 7% एरिया कैप्चर करता है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को मेनली 3 रूप से बांटा गया है, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जो कि है बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब जब हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश की, अब मध्य उच्च प्रदेश को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जो कि मेनली 5 भागों में बांटा गया है। अब हम 5 भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। चलिए, उसके बाद बात करें सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा श्रेणी में हम बात करें, ये 3 भागों में है, जो कि पश्चिमी श्रेणी है। पश्चिमी श्रेणी को राजपीपला, और मध्य श्रेणी को महादेव श्रेणी, और उसके बाद पूर्वी पठार को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। ओके, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे अब मध्य उच्च प्रदेश की। मध्य उच्च प्रदेश नर्मदा सोन घाटी तथा अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मतलब जो मध्य उच्च प्रदेश है वो नर्मदा सोन घाटी, एक तरफ नीचे नर्मदा सोन घाटी है, और अरावली श्रेणी है, और ये त्रिभुजाकार पठार के रूप में मौजूद है। उसके बाद जब हम आगे बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश राज्य 2/3 से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। मतलब जो मध्य उच्च प्रदेश है वो राज्य के 2/3 से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद बात करें इस प्रदेश की विशालता एवं विविधता को ध्यान में रखकर इस प्रदेश को 5 उपभागों में बांटा गया है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। 5 उपभाग कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लें। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य भारत के पठार की, जो कि हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यह है दक्षिण में मालवा के पठार, और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड पठार की भूमि से घिरा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो
इस क्षेत्र का साधारण ढाल उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। चंबल की निचली घाटी में 15 से 30 मीटर गहरे गड्ढे हैं। ठीक है, अब आगे जब हम बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल जो हम पहले देख चुके हैं, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.7% है, 10.7% है। उसके बाद बात करें इसका निर्माण कैसे हुआ। इस पठार का मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे इसमें संबंधित जिले कौन कौन से हैं, मध्य भारत के पठार से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। ओके, चलिए अब बात कर लें हम मध्य भारत के पठार की जलवायु मूलतः यह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मतलब इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, और महाद्वीपीय जलवायु को विषम प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। इसमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। उसके बाद मध्य भारत के पठार का गर्मियों में औसत तापमान 40 से 45 डिग्री लगभग होता है, और सर्दियों में औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके पश्चात हम बात करें जलवायु के ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो मध्य प्रदेश का यह उप आर्द्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? उप आर्द्र प्रदेश है, जहाँ औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश के पठारों में सबसे कम वर्षा होने वाला पठार जो है, कौन सा है? मध्य भारत का पठार है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा मध्य भारत के पठार में होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम मध्य भारत के पठार की मिट्टी के बारे में। मिट्टी यहाँ मैदानी भागों में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत के पठार में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी आती कहाँ से है? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, उस जलोढ़ मिट्टी से मध्य भारत के पठार का निर्माण होता है। और इसमें कुछ अंश में काली मिट्टी भी पाई जाती है, या याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की वनस्पति। कहाँ की वनस्पति? मध्य भारत के पठार की वनस्पति, जो कि यहाँ शुष्क और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, पलाश, शीशम, नीम, महुआ आदि। और यहाँ बांस और घास भी कहीं कहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये डबल पेज हो गया, इसको हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कृषि की। ठीक है, कृषि कैसी है? कृषि किसकी? मध्य भारत के पठार की कृषि। ओके, तो इस क्षेत्र में नहरों और कुओं से सिंचाई की जाती है। मध्य भारत के पठार में मुख्यतः नहरों और कुओं से सिंचाई की जाती है। यहाँ प्रमुख रूप से गेहूं की फसल उगाई जाती है। ठीक है, गेहूं।
इस क्षेत्र की अन्य फसलें गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, धान और तिल, अलसी, गन्ना और आलू की भी फसल उगाई जाती है। उसके बाद आगे बात करें, इस पठार में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। मतलब मध्य प्रदेश के पठारों में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन मध्य भारत के पठार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मध्य भारत के पठार में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे खनिज की। मध्य भारत के पठार में खनिज, प्रमुख खनिज हैं यहाँ के, मेनली ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं, फिर भी कुछ अंश में यहाँ चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर और इमारती पत्थर यहाँ पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ की नदियाँ। मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और शीप, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रमुख तथ्य की इस पठार के बारे में। मध्य भारत के पठार के बारे में प्रमुख तथ्य यहाँ जो कि हम पहले देख चुके हैं। यहाँ सरसों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ओके, और सर्वाधिक कम वर्षा इसी पठार में होती है। मतलब भारत के पठार में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे कम लिंगानुपात वाला पठार मध्य भारत का पठार है। ठीक है, इस पठार में मुख्यतः सहरिया जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। मतलब जब हम हमारी यूनिट 10 प्रीलिम्स की यूनिट 10 में प्रमुख जनजातियां पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये फैक्ट रिलेट होता है। तो मध्य भारत के पठार में प्रमुख जनजाति है कौन सी? सहरिया जनजाति मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बुंदेलखंड का पठार हम पढ़ने जा रहे हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसकी स्थिति है मध्य भारत के पूर्व में है। ये जो हम अभी पढ़ के आए, मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% बुंदेलखंड का पठार। चलिए आगे देखते हैं संबंधित प्रमुख जिले। बुंदेलखंड के पठार के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। उसके बाद बात कर लें हम जलवायु की। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। बुंदेलखंड की जलवायु इस प्रकार है। उसके बाद बात करें वर्षा की। यहाँ औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वर्षा हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वनों की। मतलब बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात करेंगे बुंदेलखंड की मिट्टी की। यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? यहाँ मिश्रित मिट्टी में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है। कहाँ?
बुंदेलखंड के पठार में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की फसल। प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, ज्वार और तिल। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की नदियाँ। प्रमुख नदियाँ हैं वेतवा, सिंध, धशान, उर्मिल और जामनी। यहाँ के खनिज की बात करें, ये नदियाँ हमने पढ़ लिया। उसके बाद खनिज की बात करें, यहाँ हीरा, बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से हीरा तो पाया ही जाता है और रीवा पन्ना के पठार में और अधिक पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ चूना पत्थर। अब यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल ये बार बार MPPSC के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ बुंदेलखंड के पठार में चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके बाद माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर जो कि दतिया में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख तथ्यों की। बुंदेलखंड के पठार के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर है, जो कि दतिया में स्थित है। दतिया जिले में स्थित है। कौन सी? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर और दतिया में स्थित है। अब बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा वेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? वेतवा नदी को। और बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यदि मध्य प्रदेश में बात की जाए सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र या सूखा पठार, बुंदेलखंड का पठार है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। इस पठार में नल दमयंती की प्रेम कथा लिखी गई है, एडिशनल फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। इसी पठार में आल्हा उदल के शौर्यों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब ये आ गया मालवा का पठार। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।